जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल GS स्टडी प्रो में। दोस्तों, झारखंड की आगामी प्रतियोगिता परीक्षा और अभी तक जितनी वैकेंसी आ चुकी है सभी परीक्षाओं में झारखंड की जीके की महत्ता को आप तो समझ गए होंगे कि झारखंड के जीके की महत्ता इसमें कितनी है, कितनी महत्वपूर्ण है झारखंड के जीके को जानना। तो चलिए झारखंड के जीके की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज़ में आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक दिन इसमें हम लोग झारखंड के जीके की तैयारी करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो कुछ इस प्रकार से हम लोग के समक्ष है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में, ठीक है, झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। ठीक है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की जो चर्चा है वो कौन से नाम से की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुंडरीक नाम से की गई है। ठीक है, पुंडरीक नाम से की गई है। अच्छा, बात आ गया है यहाँ झारखंड के नामकरण की लेकर। तो चलिए इसके नामकरण को लेकर हम लोग कुछ विशेष बातों को जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, पुंडरीक के अलावा एक और नाम जो है पशुभूमि का भी उल्लेख किसमें किया गया है, दिग्विजय पर्व, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पशुभूमि का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है दोस्तों वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें इसका उल्लेख पुंड्र या पुंड के नाम से किया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में भी पुंड या पुंड्र रखा हुआ था। तो पुंड का उल्लेख कहाँ पे मिलता है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। साहित्यिक उल्लेख है ये, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए झारखंड शब्द का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है दोस्तों वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, 13वीं सदी के जो ताम्रपत्र था उसमें झारखंड शब्द का पहला उपयोग मिलता है कि झारखंड शब्द को, इससे पहले झारखंड का उल्लेख तो मिलता है लेकिन भिन्न भिन्न नामों से मिलता है। सबसे पहले आपका मिल गया पुंड या पुंड्र नाम से, फिर उसके बाद और भी किकिट देश, ठीक है, और भी बहुत सारे नामों का होता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका उल्लेख मिलता है। तो इसी तरह से जब सबसे पहला झारखंड शब्द का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो पुरातात्विक प्रमाण के साथ इसका 13वीं सदी का ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, अच्छा वहीं पर कुक्कुट का, अगर यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन जो कुक्कुट है दोस्तों उसका जो उल्लेख है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कुक्कुट और कुक्कुट देश जो है वो फाहियान द्वारा कुक्कुटलाड, और इससे पहले भागवत पुराण में किकिट प्रदेश का नामकरण किया गया था। कुक्कुट से रिलेटेड यहाँ पे 3-4 शब्द का प्रयोग किया गया है, वो अलग अलग जगह पर किया गया। जैसे कुक्कुट शब्द जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, क्या कहा गया है, कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है, और फाहियान के द्वारा कुक्कुटलाड कहा गया है। ठीक है, और भागवत पुराण में किकिट प्रदेश कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से झारखंड का नामकरण होते आया है। और मुरंड जो है वो दोस्तों वायु पुराण में कहा गया है मुरंड को, और मुरुंड जो है वो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। ठीक है, मुरुंड और मुरंड दोनों अलग अलग जगह पर हैं, आप लोग इसको ध्यान देंगे। मुरंड जो है वो को वायु पुराण में, और मुरुंड जो है वो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है। तो बढ़ते हैं अगला एक और सवाल के और। देखिए, अगला सवाल है कि बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है। ठीक है दोस्तों, बोकारो थर्मल पावर जो है उसका कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 830 मेगावाट। ठीक है, 830 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता है। और बात आती है बोकारो ताप विद्युत गृह की, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह कोयला पर आधारित यह प्रथम ताप विद्युत गृह है जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत दामोदर नदी के सहायक नदी जो बोकारो नदी है दोस्तों उसी पर स्थापित किया गया है। ठीक है, और 1953 से यहाँ बिजली का उत्पादन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो 1953 से लगातार अभी तक बिजली का उत्पादन हो रहा है। और झारखंड की एकमात्र ऐसी ताप विद्युत गृह है जिससे नेशनल ग्रिड यानी राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत आपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय ग्रिड क्या होता है, संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि जब अंतर्राज्यीय जो विद्युत का आपूर्ति किया जाना होता है तो उसके लिए ग्रिड बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अंतर्राज्यीय इंडिया है, इंडिया में किसी देश को अधिक बिजली चाहिए, किसी को कम बिजली चाहिए। ठीक है, तो उन दोनों के बीच जो सामंजस्य पैदा करना होता है उसको नेशनल ग्रिड कहा जाता है। संक्षिप्त में आप इतना ही समझिए। नेशनल ग्रिड पर मैं अलग वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि सबको अलग अलग किया
हर एक राज्य को अलग अलग आपका विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो झारखंड की एकमात्र जो ताप विद्युत गिरी है वह है बोकारो विद्युत ताप गिरी, जिसमें नेशनल ग्रिड को सप्लाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक क्षमता उत्पन्न करने वाला अगर ताप विद्युत गिरी की हम लोग बात करें तो वह पतरातू ताप विद्युत गिरी, जो कि रामगढ़ जिला अंतर्गत आता है। ठीक है, और जहाँ एक मात्र 840 मेगावाट बिजली का आपूर्ति किया जाता है, यानी बोकारो ताप विद्युत गिरी से सिर्फ 10 मेगावाट इसमें अधिक बिजली की आपूर्ति किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंजॉय करें और आने वाले वैकेंसी की कट ऑफ मार्क्स में अपना मेरिट लिस्ट निर्धारण करने के लिए वीडियो को पर डे ज़रूर देखें। मैं वीडियो पर डे सुबह में अपलोड करता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि झारखंड जीके की वीडियो पर डे सुबह में आए, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी लिख दूं। ठीक है, तो आपसे भी मेरी उम्मीद है कि मेरी जितनी भी चैनल पेज पे आने वाली जो क्वेश्चन है उसका भी जानकारी आप जो हैं वो मैक्सिमम शब्दों में लिखकर उससे रिलेटेड जितनी जानकारी आपको आती है सारी जानकारी को लिखकर दें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा था। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ बिरसा, तिलका, कोल और चुआर विद्रोह का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका राइट आंसर कोल विद्रोह हो जाता है। दोस्तों, यह झारखंड की प्रथम सुसंगठित और व्यापक और है ना जनजातीय विद्रोह इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें बहुत ही सुसंगठित तरीके से और बहुत ही लंबे समय तक इसको लड़ा गया था और बहुत ही मैंने क्या बोलते हैं चरणबद्ध तरीके से इस विद्रोह को किया गया था। यह विद्रोह 1831-32 के दौरान व्यापक रूप ले लिया था। ठीक है, और यह विद्रोह हुआ कैसे था कि सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। एक्चुअली इस विद्रोह के पीछे तो बहुत ऐसे कारण होते हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण की अगर हम लोग बात करें तो लगान वृद्धि हो गया, दीकुओं द्वारा जनजातियों को परेशान करना हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें सिंधराय मानकी का जो बहन होते हैं उनको उठा के ले जाया जाता है सिखों द्वारा, उसका इज्जत लूट लिया जाता है। और सुरगा मुंडा का भी साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उनका भी परिवार के सदस्य से इज्जत लूट लिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को अत्याचार हो जाता है और ये लोग क्या करते हैं ना कि विद्रोह कर देते हैं, है ना। अपने 700-800 लोगों के साथ ये लोग निकल पड़ते हैं और विद्रोह कर देते हैं और मारकाट कटना शुरू कर देते हैं। यह विद्रोह इतना व्यापक होता है कि पूरा संपूर्ण क्षेत्र में, झारखंड का संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है। इसमें सिर्फ हजारीबाग को छोड़कर बाकी जितना भी क्षेत्र है लगभग सभी में फैल जाता है। दोस्तों, अगर इसमें बात करते हैं हम लोग जैसे बिरसा विद्रोह का, तो बिरसा आंदोलन कब हुआ था आपका 1895 से 1900 में। ठीक है, और इसको मुंडा उलगुलान भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन में था तिलका विद्रोह। ठीक है, तिलका विद्रोह 1783 और 1785 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। और चुआर विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो वो 1769 से 1805 ईस्वी को लड़ा गया था। चुआर विद्रोह कि अगर हम लोग देखते हैं तो चुआर विद्रोह एक्चुअली वो झारखंड का था नहीं, लेकिन फिर भी इसको झारखंड के क्षेत्र में हल्का सा आता था, इसीलिए इसको हम लोगों को एक विद्रोह पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इन सभी विद्रोह पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए मैंने कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम जानकारी दे दें। मेरा मकसद सिर्फ यह नहीं है कि आपको एक सवाल कराएं और आंसर दे के चले जाएं। ठीक है, इस एक सवाल के पीछे कितनी सारी सवाल हो सकती है। ठीक है, अगर आप वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखते हैं तो अब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कितनी सारी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन तो सिर्फ एक है, आधार एक है, लेकिन उसके बाद मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य को शामिल किया है जिसके आधार पर आप बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है। ठीक है, झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मुझसे मिस्टेक हो गया था और मैंने उसमें गढ़वा को 19 प्रखंड वाला जिला बता दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ गढ़वा में वर्तमान में 20 प्रखंड है, तो आप उसको करेक्शन कर लीजिए। माफ़ी चाहेंगे आपसे हम कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, इसीलिए दोबारा इस क्वेश्चन को मैं लाया हूँ। तो झारखंड में जो दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है वो कौन सा है, वो गढ़वा है 20 प्रखंडों के साथ। ठीक है, और देखिए जामताड़ा, पाकुड़, खूंटी, रामगढ़ और कोडरमा ऐसे 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पर प्रखंडों की संख्या कम है और मात्र 6 हैं। ठीक है,
तो ये बात आप दोनों को कॉलेट करके चलेंगे। सबसे अधिक अगर बात करते हैं तो वो पलामू आ जाते हैं। पलामू में 21 प्रखंड आते हैं। उसके बाद आता है आपका गढ़वा। गढ़वा के बाद फिर आपका रांची आ जाता है 18 प्रखंडों के साथ। और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़, खूंटी एवं कोडरमा, जहाँ पे मात्र 6 प्रखंड है। ठीक है। और देखिए वही क्वेश्चन सवाल फिर से आ गया हमारे पास कि झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। इन दोनों क्वेश्चन में पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गया था। पलामू में उसमें 20 कहा गया था, एक्चुअली पलामू में 21 प्रखंड है। ठीक है। पलामू इज द राइट आंसर होगा इसका, और ऊपर वाला का गढ़वा राइट आंसर होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन का गढ़वा राइट आंसर होगा। तो अभी आप लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य में कितने जिले हैं, 24 जिले हैं। ठीक है। और उसमें से प्रखंडों की संख्या जो है दोस्तों पलामू में सर्वाधिक है। 21 प्रखंड लेकर पलामू जिला में किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है। दोस्तों आप लोग झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह रोज देखते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका यह क्वेश्चन जो है आपको मिस्टेक हो सकता है। ठीक है। तो झारखंड राज्य का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। आप लोगों को पता होगा अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। हाँ देख लीजिए इस प्रकार से इस जो केंद्र है यहाँ पर अशोक स्तंभ को दर्शाया गया, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। इसका एक सर्कल के ऊपर सबसे पहले झारखंड सरकार हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। यहाँ पर 24 हाथियों को दर्शाया गया है, 24 पलाश फूलों को दर्शाया गया है। ठीक है। और बीच में जो है दोस्तों अंतिम में जो ये जो है आपका सफ़ेद वाला जो डॉट है वो 60 है, टोटल 60 सफ़ेद डॉट को दर्शाया गया। तो इस प्रकार झारखंड का नया लोगो किया गया है। 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण किया गया था आर्यभट्ट सभागार रांची में, और ये आपका 15 अगस्त 2020 को इसको प्रभाव में लाया गया था। आपको पता होगा पिछला वीडियो में भी मैंने इसमें डिटेल्स में बताया था। इसका कंप्लीट वीडियो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के पास लाऊंगा। किस वर्ष लातेहार जिला को पलामू जिला से अलग किया गया था। दोस्तों पता होगा आपको कि यह 2001 में लातेहार जिला जो है वो 19वां जिला के रूप में, ठीक है, पलामू से काट के इसको अलग किया गया था। ठीक है। अच्छा, ये 2001 में ही 4 जिलों का गठन किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड के पास मात्र 18 जिले थे। ठीक है। मात्र 18 जिले लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 6 जिलों का नया सृजन हुआ है, जिसमें से 4 जिले जो है दोस्तों वो अप्रैल 2001 में बने हैं। ठीक है। 19, 20, 21 और 22वां जिला के रूप में 4 जिले बने हैं। उसके बाद सितंबर 2007 में 2 जिले का नया गठन हुआ है, खूंटी और रामगढ़ का। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है कि 2001 में लातेहार जिला को पलामू जिला से काट के अलग किया गया था। ठीक है। 19वां जिला के रूप में देख लीजिए, 19वां जिला के रूप में लातेहार जिला को 4 अप्रैल 2001 को, ठीक है, पलामू से अलग किया गया था। और इसी के साथ और भी 4 जिले बनाए गए थे। ठीक है। टोटल इसमें 4 जिले उस वक्त बनाए गए थे, जिसमें से अप्रैल 2021 में ही देखेंगे तो आपका लातेहार, जामताड़ा, सिमदेगा और सरायकेला खरसावां बनेगा। ठीक है। इसमें से आपका जामताड़ा जो है वो दोस्तों वो 26 तारीख को बनता है। 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा बनता है। ठीक है। और उसके बाद आपका 30 अप्रैल को सरायकेला खरसावां, 30 अप्रैल को शायद होता है। इस डेट में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हूँ, लेकिन अप्रैल माह का ही रहता है वो डेट। ठीक है। शायद 30 अप्रैल ही है। सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिला का गठन किया जाता है। और 12 सितंबर 2007 को, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को खूंटी एवं रामगढ़ जिला का गठन किया जाता है 21वां और 22वां जिला के रूप में। यहाँ मैंने जितने जिलों को लिखा है सबके क्रमानुसार लिखा है। ठीक है। जैसे लातेहार आपका जो है 19वां जिला हो गया, जामताड़ा आपका हो जाएगा 20वां जिला, उसी तरह से सिमडेगा आपका 21वां और सरायकेला खरसावां 22वां जिला बना। ठीक है। उसके बाद खूंटी और रामगढ़ जो होगा एक झारखंड में नया जिला बना। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल आता है दोस्तों कि हम लोग के पास कि झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कौन से क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र की बात कर रहा है, इसमें कोई जिला का बात नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें बात आता है कि कौन सा क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र में, मानभूम क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में, कोडरमा क्षेत्र में। ठीक है। तो देखिए मानभूम क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, कोडरमा क्षेत्र की ऑप्शन यहाँ पे किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों लौह अयस्क आपका सिंहभूम क्षेत्र में आता है। ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र कहने का मतलब है कि इसमें आपका सरायकेला खरसावां वाला इलाका से लेकर के उतना जितना है वो सिंहभूम एरिया
वो सारे आते हैं, ठीक है। इवन इसमें उड़ीसा का भी कुछ भाग को टच करता है। देख लीजिए, सिंहभूम क्षेत्र में लौह अयस्क की प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है, जिसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज एवं क्योंझर तक जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है। दोस्तों, यह विश्व का सबसे अधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्रोमाइट, मैग्नीज, जस्ता और टीन भी पाया जाता है हल्के मात्रा में, और सोना की अल्प मात्रा भी आपका सिंहभूम क्षेत्र में पाया जाता है। वैसे तो झारखंड एक संपूर्ण खनिज संपदा राज्य है। इसमें बहुत सारे खनिजों का भंडार है और लगभग प्रत्येक जगह में कुछ न कुछ खनिज मिलते ही हैं झारखंड में। और ऐसा होता है कि एक ही खनिज जो है वो विभिन्न स्थानों पर पाया जाता है। तो सिंहभूम क्षेत्र जो है दोस्तों वो खनिजों का एक भरपूर संपदा वाला क्षेत्र पड़ता है, जिसमें क्रोमाइट, मैग्नीज, जस्ता, तीन, सोना की भी कुछ मात्रा और लोहा की तो इसमें प्रचुर मात्रा उपलब्ध है ही। अगला सवाल है दोस्तों हम लोगों के पास कि भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्न में से कौन सा है। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र। देखिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पेज पर कम्युनिटी टैब पर डे एक झारखंड जीके का क्वेश्चन सुबह के 6 बजे और दोपहर के यानी शाम के 3 बजे अपलोड करता हूं। उस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप अधिकतम चीज़ों को लिख दिया कीजिए, ठीक है। जो राइट आंसर है उससे रिलेटेड आप अधिकतम चीज़ों को लिख दिया कीजिए। मेरे कमेंट में 1-2 भाइयों का आता है कमेंट जिसमें वो बहुत ही विस्तृत रूप से लिखते हैं। मैं अगर वो वीडियो मेरा देखते हैं तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। जो आदमी कोरिलेट करके चलते हैं ना, एक तो टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिकों को मिला के चलते हैं, देख लीजिएगा उनका सिलेक्शन झारखंड में सरकारी नौकरी की पदों पर उसकी बहाली के लिए अवश्य होगा, ठीक है। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो प्लीज़ उसको आप लिख दीजिए, पूरा लिखिए, संपूर्ण लिखिए। लिखने से आपका बुद्धि बढ़ता है, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो में एक और सवाल की ओर, ठीक है। तो देखिए, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्न में से कौन सा है। हाँ, एक और बात इसमें देख लीजिए, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र। अब आप कहेंगे इसमें भारत का जीके कहाँ से भर गया। दोस्तों, झारखंड जीके के साथ साथ आपका इंडियन जीके, टोटल जीके जो है आपका, उसमें से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्पाद सिपाही में, और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में अलग अलग रेशियो में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन झारखंड का ही जीके से रिलेटेड भारत का जीके पूछा जाएगा। जैसे भारत का ही जीके पूछ रहा है लेकिन उसका रिलेटेड जो है दोस्तों वो झारखंड से होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन का भी कोऑर्डिनेशन आपका उसमें रहेगा एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया है जानबूझ के कि आपको मैं इसके बारे में बता सकूं। देखिए, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो टाटा स्टील है, ठीक है। प्रथम इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करते हैं तो टाटा स्टील है, ठीक है। और वहीं पर दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बोकारो स्टील आती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टाटा स्टील की बात आई है तो टाटा स्टील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। देखिए, टाटा स्टील का पुराना नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टिस्को भी कहा जाता है, जिसे 2005 में बदलकर उसको टाटा स्टील का नाम कर दिया गया है, ठीक है। और 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा। अब इसमें कुछ आदमी कहेंगे कि नहीं, इसका स्थापना तो नौसेरवान जी टाटा ने किया था। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और 1914 से इसमें इस्पात का उत्पादन प्रारंभ करना शुरू हो गया था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक दोस्तों जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जो इनका विचार था कि टाटा स्टील की टाटा कंपनी की स्थापना की जाए वो जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा का ही था, लेकिन इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1904 ईस्वी में ही हो जाती है, ठीक है। तब जाके दोराबजी टाटा जो है इनके उत्तराधिकारी होते हैं और इन्होंने 1907 में ये जो टाटा स्टील की है, टाटा टिस्को की है, उसकी स्थापना करते हैं। और वास्तविक संस्थापक का क्रेडिट जो है दोस्तों वो जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा को ही देते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट की, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो दोस्तों वो भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है, ठीक है। भारत का सबसे स्वदेशी स्टील प्लांट है ये बोकारो स्टील प्लांट, और दूसरा सबसे बड़ा अगर हम कहें तो दूसरा सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। आप लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को जानने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया कि झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची जिला में ही किया गया है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर जमशेदपुर
हज़ारीबाग, जमशेदपुर और बोकारो को यहाँ पे रखा गया है। एक्चुअली यहाँ लो ट्रांसमिशन वाले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है, तो कन्फ्यूज़न आपको कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर सभी रखा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वप्रथम रांची में 1974 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और धनबाद, दुमका, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग में लघु ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, अच्छा, इनसेट आईबी का जो सफल परीक्षण हुआ था भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह का, उसके सफल परीक्षण के पश्चात जो है दोस्तों धनबाद, दुमका, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग में लघु ट्रांसमीटर की स्थापना किया गया है। ठीक है, तो यही सब था इस वीडियो में। वीडियो हल्का सा लंबी हो गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखे होंगे। अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा, और हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।